पर भरोसा सभी से हमारा एक आखिरी सवाल है, सवाल एक ही होगा, जवाब सबको देना है। हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है? कौन सी ऐसी चीज या कौन सी ऐसी बात या कौन सी ऐसी एक्टिविटी प्रशांत किशोर का आप सभी को अच्छा लगा, जो आप लोग इनकी तरफ खींचे चले आए? उनकी हर बात ट्रांसपेरेंट है और यही ट्रांसपेरेंसी हम सबको खींच करके लेके आया जा रहा है। आप सर इसका जो है हम लोगों ने सुना है, जो ये हर राजनीतिक पार्टी को जो है सहयोग किया गया और सबको जो है कामयाबी के रास्ते में लेके गया, और ये सुनते हुए हम लोग भी चाहते थे जब वो अपने खुद का पार्टी बना है तो ये क्यों नहीं आगे बढ़ सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप सर? मैं इसलिए इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ हूँ कि आज तक मैं जब से जन्म लिया हूँ और जब से होश संभाला हूँ, वोटिंग का पैटर्न जो देख रहा हूँ सिर्फ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, परिवारवाद के नाम पे ही हो रहा है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि आप वोटिंग का पैटर्न को बदलो, आप जाति के नाम पे वोट मत दो, आप धर्म के नाम पे वोट मत दो, आप परिवारवाद के नाम पे वोट नहीं दो, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दो, बच्चों के शिक्षा के लिए वोट दो, बच्चों के रोजगार के लिए वोट दो। यही बात मेरे दिल को चुभा और यही मुझे खुशी हुई। हम कहते ये पहला व्यक्ति है जो पलायन मुक्त बिहार, जो रोजगार मुक्त, जो बेरोजगार मुक्त बिहार, जो नदी कटाव मुक्त बिहार, जो बाढ़ मुक्त बिहार, जो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की कल्पना कर रहा है और साकार करने की कोशिश कर रहा है। यही बात सबसे पहले हमको एक्सपेक्ट किया। बिल्कुल, प्रशांत जी शुरू से बोल रहे हैं, आप जो है दारू मुर्गा और इसके नाम पे जो वोट देते हैं, 500 रुपए के नाम पे वोट देते हैं, और यहाँ नेता का बच्चा का भविष्य बनाने के लिए आप जो वो लालू का बेटा, तो लालू का बेटा कैसे जीतेगा इसके लिए वोट देते हैं। फिर प्रशांत जी बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, अब अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, उनको रोजगार कैसे मिलेगा और पलायन को कैसे रोका जाएगा, ये सारी बात बिहार पे फिट बैठती है। और वो सिर्फ बिहार के, स्पेशली बिहार कैसे आगे बढ़े इसके लिए सोचते हैं, इसीलिए हम लोग सब प्रशांत जी से जुड़े और उनकी ये बात बिल्कुल सच्ची और पक्की लग रही है। एक सवाल मेरे दिल में ले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे वो, ऐसा करना ही तो होता। जब वो जेडीयू में ये थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उस वक्त वो मंत्री बन सकते थे, उस सरकार में बन सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पद यात्रा शुरू की और जनता गांव-गांव घूम रहे हैं और जनता के साथ मिलके जनता के लिए वो काम कर रहे हैं और जनता का जो सलाह है हर बात वो जनता से पूछ कर काम करते हैं यहाँ हर मीटिंग में। तो मुझे पूरा यकीन है, नहीं बल्कि 100% मुझे यकीन है कि प्रशांत जी जीतने के बाद कभी बीजेपी में शामिल नहीं होगा। हमारे बीच जनाब प्रशांत किशोर जी आ चुके हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी जगहों पर चले जाएं। तमाम लोग अपने जरिए से ये मैसेज दिया, खास करके मुसलमान तबका मुसलमान समाज को, कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं को चुनने की समझ ना हो या सलाहियत ना हो, उस कौम में उसके ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हमारे नबी पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। इसीलिए आज आप देखिए कि मुसलमानों ने 70 साल तक सिर्फ और सिर्फ गलत रहनुमाई को चुनने के कारण आज मुसलमान दलितों से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया है। ये हमने करे, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। एक सवाल है, जिस तरह से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार हो, क्या अगर प्रशांत किशोर की सरकार आती है, सरकार बनती है, तो क्या ये मॉब लिंचिंग रुकेगी? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि इस मुसलमानों के ऊपर नफरत, ईर्ष्या, घृणा, मॉब लिंचिंग, इसको रोक लगना ही चाहिए। और जिस तरह से प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हमारी जो सरकार होगी वो गांधी के विचारधाराओं पर चलने वाली सरकार, अंबेडकर की विचारधाराओं पर चलने वाली सरकार होगी, जहां पर नफरत के लिए कोई जगह नहीं होगी। जब नफरत की जगह नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि मॉब लिंचिंग के लिए भी वहां पर कोई जगह नहीं होगी। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से ST SC के भाइयों के लिए एक एक्ट बना है उनकी सुरक्षा के लिए, उसी तरह से मुस्लिम की सुरक्षा के लिए भी एक एक्ट बनना चाहिए। और ये हम लोग मांग भी करते हैं और ये भी मांग हम लोग जनसुराज में भी रखेंगे। इंजीनियर साहब, आप बताइए मुझे कि प्रशांत किशोर के पास आप आए हैं, तो क्या RJD को आप लोग छोड़ने वाले हैं? हम लोग RJD से कभी नहीं जुड़े। दूसरी चीज़, RJD देखिए, आज RJD की घबराहट आपने ज्ञान भवन में देख ही लिया होगा। आज जब बहुत दिन पहले से अनाउंस था कि 1 सितंबर को बापू सभागार में जनसुराज की तरफ से एक मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए एक बड़ा प्रोग्राम होगा, आज घबराहट में RJD वालों ने यहाँ प्रोग्राम किया।
और यहाँ 500 लोग नहीं थे, और जबकि बापू सभागार में खचाखच भरा हुआ था। तो ये आरजेडी की घबराहट ही बता रही कि आज ही के डेट में प्रोग्राम करना था। दूसरी चीज़, आरजेडी माई समीकरण की बात करते थे, माई समीकरण से तो वोट ले लेते थे, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आती तो एम को साइलेंट कर दिया जाता था, सिर्फ वाई की बात होती थी। लेकिन अब आप इसी में देखिए, आज बिहार विधानसभा में 66 MLA यादव हैं, लेकिन माइनॉरिटी के सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी के सिर्फ 19 विधायक हैं। अब आप बताइए, हमारी आबादी 18% और हम जो है 19 MLA, अब उनकी आबादी 14% और वो 66 MLA के साथ विधानसभा में है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल आरजेडी सिर्फ माई समीकरण बोल के मुसलमानों के साथ उल्लू बनाया, मुसलमानों को ठगा है, और अब ये ठगी नहीं चलेगा। प्रशांत जी शुरू से बोल रहे हैं, संगठन में, टिकट बंटवारे में, हर चीज़ में और हिस्सेदारी में मुसलमानों को 18% देंगे। इसलिए प्रशांत जी की बात से पूरे बिहार अब राजी हो चुके हैं, और अब ये जनसुराज का आंधी चलेगा। और हम लोग प्रशांत जी के साथ सबको जमकर हैं, और हम लोग खासकर मैं प्राणपुर विधानसभा कटिहार से आ रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि प्रशांत जी में जो हम लोगों ने उम्मीद जताई और जो आज उन्होंने जो अपना विश्वास दिलाया लोगों को, हमको 100% यकीन है प्रशांत जी बेहतर लेके जाएंगे बिहार को, और बिहार में मुसलमानों की हिस्सेदारी बहुत बेहतरीन देंगे वो। तेजस्वी यादव तो खुलेआम कहते हैं कि MY का मतलब होता है माई बाप की पार्टी। अच्छा, मुस्लिमों की पार्टी नहीं है वो, MY मतलब माई बाप की पार्टी है। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ, हाँ माई बाप वो कह सकते हैं, क्योंकि लालू जी उनके बाप थे, वही मुख्यमंत्री थे, और राबड़ी देवी उनकी माँ थी, तो इसलिए माई बाप की पार्टी कर रहे हैं। तो शुरू में लालू यादव जो बोले थे माई समीकरण मुस्लिम यादव समीकरण, तो वो फिर वो क्या लालू यादव गलत थे या तेजस्वी यादव गलत है? आज शहाबुद्दीन अब नहीं रहे, इसीलिए कि M को हटा दिया गया है। देखिए, उन्होंने जिस शहाबुद्दीन ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में इतना बड़ा योगदान दिया, आज उनकी विधवा पत्नी के साथ क्या क्या आरजेडी पूरा बिहार जान रहा है। और यहाँ तक कि जब शहाबुद्दीन साहब का कोरोना के बाद उनकी मौत हुई, कोरोना के काल में, तो शहाबुद्दीन साहब के लाश को यहाँ लाने तक की भी हिमाकत नहीं किया तेजस्वी यादव ने। उनका बेटा दर दर भटकता रहा, रोता रहा, लेकिन उसको तेजस्वी यादव कहीं भी मदद नहीं किया। और ये चौसलाबाजी और ये ठगी अब तेजस्वी यादव को नहीं चलेगा। अब देखिए, प्रशांत किशोर का ही असर है, जनसुराज का ही असर है कि अब शहाबुद्दीन की वाइफ को राज्यसभा मेंबर बनाने के लिए वो कह रहा। कल तक अली अशरफ फातमी साहब को नहीं पूछ रहे थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को ये पूछना भूल गए थे, लेकिन अब जब से जनसुराज की ताकत बढ़ रही है बिहार में, अब तेजस्वी यादव मुस्लिम लीडर को खोज कर निकाल। बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाई। मैं चाहूंगा कि नियाज अहमद भाई गोपालगंज से हमारे जिलाध्यक्ष हैं, नियाज अहमद भाई, मौका नहीं दिया जा रहा। मैं बहुत वजाहत के साथ कह दूं कि सींचा है कि खून से कुछ प्रश्न लखों ने तब जाके सरदार का मैदाना बना है। नहीं, हम लोग फ्लैट में जाते थे इस जमाने में। काफी तोता बोल रहा आज आरक्षण के मुद्दे पर धरना दिए हैं। बिहार में पूरे देश में जो आरक्षण खत्म करने की बात हुई है, इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव अपने कार्यालय के बाहर और उनके सभी समर्थक लोग धरना दिए हैं। आरक्षण को बचाने की बात कर रहे हैं, क्या कहें? ये बिल्कुल अब इनकी राजनीति जो जमीन से नीचे से खिसक रही है, अब इनको लग रहा है कि ये इस मुद्दे को अगर पकड़ते हैं तो शायद लोग फिर से हमारी तरफ आ जाएंगे। लेकिन आरक्षण की बात अभी जो तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, तो इतने दिन से वो सत्ता में रहे तो वो क्या की, क्यों नहीं उस वक्त आरक्षण दिया? उस वक्त उनको क्या परेशानी थी? उनके पिताजी जो लालू यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उनकी माँ मुख्यमंत्री रही, वो डिप्टी सीएम रहे इतने दिनों से, और एक मजबूत लीडर अपने आप को कहलाए, नीतीश जी के साथ रहे, वो सरकार में रहे, और उसके बावजूद जो है वो तेजस्वी यादव जी जो है उसको हिस्सेदारी या उसको किसी भी आरक्षण के बारे में कभी नहीं बोले। यहाँ तक कि 1 मिनट और, जब आरक्षण का जनगणना किया, जनगणना के बाद आप जो है जातिगत जनगणना के बाद उसको हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे जाति के हिसाब से? तो ये सब चोचलाबाजी अब नहीं चलेगा और ठगी नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, आप बताइए, क्या सिर्फ मुसलमान प्रशांत किशोर के पास आ जाते हैं? हमने आज देखा कि जितनी भी भीड़ थी 99.99% मुसलमान थे उसमें। अगर यही भीड़ वोट में कन्वर्ट होता है तो क्या प्रशांत किशोर जीत पाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, आज मुसलमान लीडरशिप कॉन्फ्रेंस था तो मुसलमान ही आएंगे। इससे पहले अति पिछड़ा सम्मेलन भी हुआ, इससे पहले महिलाओं का भी सम्मेलन हुआ, इससे ज़्यादा वहाँ पर भी भीड़ था, आज यहाँ पर भी भीड़ रहा। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि आज उन्होंने एक मैसेज दिया कि मुसलमान जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए ही वोट करता है। उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, उनको मतलब है कि बीजेपी किसी तरह से हार जाए, चाहे कोई भी आ जाए, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि आप इतना, जब मुसलमान इतना प्रयास करता है बीजेपी को हराने के लिए, उसके बावजूद आप बीजेपी को हरा नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास वो नंबर नहीं है। चुनाव जो होता है नंबर गेम होता है।
उन्होंने एक मैसेज क्लियर कर दिया मुसलमानों को। अगर जो हम आज बीजेपी के पास 31% वोट है, अगर जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, जो लोहिया विचारधारा के लोग हैं, जो अंबेडकर विचारधारा के लोग हैं, ये लोग 40% और मुस्लिम 20%, तो कितना हो गया 60%। और ये लोग अगर मिल जाते हैं तो बीजेपी जो 31% है उसको डिफीट कर देगी और ये गठबंधन फांसीवादी ताकत को रोक देगी। यही तो समझा रहे हैं, यही ऐसे ही हार सकता है। आप सिर्फ चिल्लाने से या आप सिर्फ राजद का वोट बैंक बनकर वोट करने से या जेडीयू का वोट बैंक बनकर करने से या कांग्रेस का वोट बैंक करने से आप बीजेपी को नहीं रोक सकते हो। बहुत शुक्रिया। आज प्रशांत जी ने क्लियर कर दिया कि 40 से 45 सीट मुसलमानों को टिकट में दिया जाएगा, क्लियर उन्होंने कहा, इसलिए